नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान में युद्ध विराम के बावजूद जिस तरीके से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर अब दुनिया भर में चिंता ही नहीं है। अमेरिका को चेतावनी भी दी जा रही है कि ये कितना खतरनाक कदम हो सकता है अगर आपने दूसरे देशों के जहाज़ों को वहाँ रोकने की कोशिश की। आपका कोई वहाँ किसी तरीके का अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। आप वहाँ इस तरह से आवागमन को नहीं रोक सकते हैं। चीन ने भी चेतावनी दी है। रूस और चीन में अब इसको लेकर वार्ता हो रही है, बैठक हो रही है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस जिद पर अड़े हुए हैं और शायद ईरान को वो किसी भी कीमत पर झुकने के लिए बाध्य करने का एक और प्रयास कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि यहाँ वार्ता की, एक दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी भी हो सकती है और उसकी कोशिश भी अमेरिका की ओर से हो रही है। लेकिन अमेरिका के भीतर भी जिस तरीके से विरोध हो रहा है और इस नाकेबंदी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, ईरान पर हमले को लेकर तो सवाल उठे ही हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बुरी तरीके से अपने ही देश में और दुनिया भर में घिरे हुए, फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर बार बार वो इस तरह की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये जानते हुए भी कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी वो कानूनी तौर पर भी नहीं कर सकते हैं और ताकत के बल पर भी नहीं कर सकते हैं, ये भी स्पष्ट है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और अब सर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाज भेजने शुरू कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है, दूसरी तरफ वार्ता की मेज भी तैयार करा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद ये वाली धमकी असरदार हो सकती है, कारगर हो सकती है। ईरान एक दो शर्तें उनकी अपनी एक दो शर्तें उन पर वापस आ जाए और उनकी एक दो शर्तें मान ले, जिसकी संभावना न के बराबर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये करके कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरी दुनिया को, दुनिया के उन देशों को भी युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जो अभी तक इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे युद्ध के मोर्चे पर? देखिए, जो पहली बात यह है, आपने कहावत सुनी होगी ना, मियाँ बीबी राजे तो क्या करेगा काजी। भाई, अगर मान लीजिए भारत का, खैर भारत के लिए तो उन्होंने कह दिया हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन अगर कोई देश का जहाज वहां से आ रहा है, वो टोल देने के लिए तैयार है, तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आप काहे दाल भात में मुसलचंद बनने के चक्कर में हैं? आप क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं? आप हैं कौन? आप हमारे हैं कौन? तो बिना बात की दादागिरी। अच्छा, ये बिना बात की दादागिरी कि ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अरे वो कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते, वो कह रहे हैं नहीं बनना चाहते, तो आपको नहीं बनने देंगे। जैसे मुझसे कहें कि साहब आप जो है कोई ऐसी चीज, अरे यार, मैं जब आपको लिखित दे रहा हूं, मैं एफिडेविट दे रहा हूं, भैया मैं नहीं बनना, मुझे राजनीति में नहीं आना, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक निष्पक्ष, एक निरपेक्ष विवेचक हूं और मेरे को जो चीज अच्छी लगी कि मैं कहूंगा और खराब चीज है तो उसकी निंदा करूंगा। तो भैया तुम क्यों कह रहे हो कि तुमको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे? वो बनने के लिए इच्छा ही नहीं रखता है। तुम अपने देश पे राज करो, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश पे राज करें। अमेरिका की जनता ने जो मूर्खता की है उसको अमेरिका झेले, पूरा विश्व क्यों झेले? अब ये सुना है कि वहां पे थाईलैंड का झंडा लगा के कोई जहाज जा रहा था, ईरान पे उसने बिना शुल्क दिए जा रहा था, ईरान ने उस पर कोई बम्बार्डमेंट कर दिया। उधर अमेरिका कह रहा है जो टोल देगा हम उसको मार देंगे, ये कह रहे हैं टोल नहीं देगा तो हम मार देंगे। वही मुगले आजम की कहानी। अरे क्या लेना देना है भैया? अगर दोनों देशों में अगर मुझे पड़ता पड़ेगा, भाई अगर मैं हॉर्मुज से आना चाहता हूं और मैं टोल देने के लिए तैयार हूं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं हॉर्मुज से नहीं आना चाहता हूं, किसी दूसरे लंबे रास्ते से आऊंगा, ये मेरी इच्छा है। तो जब इसे भी परेशानी नहीं है, उसे भी परेशानी नहीं है, तो अमेरिका को क्या परेशानी है? डोनाल्ड ट्रंप को क्या परेशानी? काहे के लिए पूरे विश्व की ताईगिरी, उन्होंने ताऊगिरी ले रखी है? नहीं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत परेशानी आपको परेशानी हो भी, आपका वहां पर जाने का, किसी को रोकने का राइट क्या है? ये तो जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो सीधे सीधे एक डकैती है, डकैतों की तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं कि आप अपने 4 जहाज लेकर वहां चले जाओगे कि यहां से आप टोल टैक्स दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, आपको हम जाने नहीं देंगे। तो ये आपका अधिकार, राइट क्या है वहां पर? आप वहां के समुद्र में, समुद्री इलाके में आप किस हैसियत से, किस कैपेसिटी
से आप वहां पर भेज रहे हैं, बड़ा सवाल यह है। और इसी वजह से उनके अपने करीबी देश उन्होंने किनारा कर लिया है कि भाई आओ, आप जाओ, वहां पर कोई राइट नहीं है, फिर भी आप जाइए, रोकिए, हम तो नहीं जाने वाले हैं आपके साथ। देखिए, ये वही हो रहा है जैसे अभी आपने देखा हंगरी के अंदर इजराइल और अमेरिका समर्थित जो राष्ट्रपति था वो चुनाव हार गया जी। 15 साल से वो लगा हुआ था, पूरी तानाशाही, पूरा उसने अपना मीडिया पे कंट्रोल कर लिया था, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल कर लिया था, पूरी जुडिशरी पे कंट्रोल कर लिया था। देश की जनता ने क्या हाल बना दिया, वहां पे हाईएस्ट पोलिंग करके जनता ने उनको हटा दिया और एक लेफ्टिस्ट सरकार को चुन लिया। देखिए, जनता का एक सब्र का बांध होता है, जब वो टूटता है तो ऐसे टूटता है कि बिल्कुल पत्ते की तरह लोग बिखर जाते हैं। तो अमेरिका जो है अतिक्रमण कर रहा है और विश्व को विनाश की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। भाई, चीन का जहाज है, अब चीन का जहाज वो ले जाना चाहता है, ईरान जाने देना चाहता है। आप वहां पे दूसरे के एरिया में जाके, भाई मैं अगर यहाँ इंडिया में रहता हूं और मैं जाके पाकिस्तान के मोहल्लों की लड़ाई सेटल करने लगूं, मुझे क्या अधिकार है भाई? ना पाकिस्तानी को अधिकार है कि हमारे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करे, ना हमें अधिकार है उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। तो ये मसला है ईरान का, ओमान का, और जो वहां से गुजर रहे हैं, अगर रिस्क पे जाना चाहते हैं आप चले जाइए। बिल्कुल, अरे आप जाते हैं वहां पे भी जो हुती से वो करते हैं, वो उनसे नेगोशिएट करते हैं, उनकी परमिशन से चले जाते हैं। चीनियों ने कहा है वहां पे कि हमारे जहाजों को जाने दीजिए, हम आपको कुछ सहूलियतें देंगे। वो आपस का मामला है, दो पार्टीज का मामला है। चीन उन्हें प्रोटेक्शन देता है, वो इनके शिप्स को प्रोटेक्शन देते हैं। आपको दादागिरी का ये जो ठेका दे रखा था, ये किसने आपको दिया था? किसने आपको अथॉरिटी दी थी कि आप जो है रूस पे भी सैंक्शन लगा देंगे, ईरान पे भी सैंक्शन लगा देंगे, फिर उसके बाद भारत के अंदर भी हस्तक्षेप करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री की निंदा करेंगे, उनको अपमानित करेंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? हमने न मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना है, देश के लोगों ने। हमारा अधिकार है उनको हटाने का। आप तो बीच में अपना बड़बड़ करते हैं, बिना बात के लिए हर जगह हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, और ये हस्तक्षेप करने का प्रयास जहां आपका कोई अधिकार नहीं है, न कोई आपका कानूनी अधिकार है, न आपका वो क्षेत्र है, न इलाका है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाएंगे, जब आप खुलवा नहीं पाए तो आपने कहा कि हम एक लेवल की और उसकी ब्लॉकेट कर देंगे, अपने लेवल पर हम उसको बंद कर देंगे ताकि पूरी दुनिया और ज़्यादा परेशान हो। लेकिन दो चीज़ें हैं सर, एक तो यह है कि चीन का जहाज चला गया, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, या हम कहें कि हिम्मत नहीं पड़ी अमेरिका की, और वो आराम से चला गया। इनके 10-15 जहाज जो वहां भेजने का दावा कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद। दूसरी ओर जिस तरह से अब चीन की सीधे सीधे प्रतिक्रिया आई है, चीन के वहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा है, वहां के रक्षा मंत्री ने भी, और शी जिनपिंग ने भी, इसको देखते हुए अब क्या वहां की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्या होगा? तमाम दूसरे फैसलों की तरह डोनाल्ड ट्रंप इससे भी पीछे हटेंगे या फिर अड़े रहेंगे और ये इस कोशिश में रहेंगे कि हम चीन के जहाज को, भारत के जहाज को रोकें, और फिर उनकी प्रतिक्रिया देखें कि क्या कुछ होता है? नहीं, प्रतिक्रिया तो देखिए, देखने लायक स्थिति में वो नहीं रहेंगे। भाई, हम भारतवासी तो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का अधिकार, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार किया, हाईएस्ट टैरिफ लगाया। बताइए, मोदी जी के परम मित्र हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं पूरे विश्व में। अगर आज दो मित्र हैं जिसको भक्त लोग गिनती करते हैं, तो एक इजराइल की और अमेरिका की, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगाया। ब्रिक कंट्रीज का जो कमेटी है, उसके चेयरमैन हमारा देश था। हमें वो बाध्य करता है, क्या निर्णय ने ट्रेड डील हमसे करवाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो हमारे देश की जनता के साथ, और अभी जो खबर है समीरात्मक जी, ये बिल्कुल खबर बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस दिन पोलिंग हो जाएगी उस दिन 30 रुपए डीजल के दाम बढ़ेंगे। आपके दर्शक श्रोता कान खोल के सुन लें, 30 रुपए डीजल के दाम बढ़ेंगे, 15 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अभी तो आपने देखा नोएडा के अंदर मजदूर जो हैं सड़क पे हैं, यहां फरीदाबाद में मजदूर सड़क पे हैं, भिवाड़ी में राजस्थान के अंदर सड़क पे हैं, और तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं। और वो क्यों मजदूर हैं कि हमें 12,000 तनख्वाह मिलती है, 16 घंटे काम कराया जाता है, और 12,000 में पहले हमारा काम चल जाता था। लेकिन अब गैस का सिलेंडर जब हम 400 रुपए किलो खरीद रहे हैं, अब हमारा घर का खर्चा ही नहीं चल रहा, चूल्हा ही नहीं चल रहा। तो इसलिए जब ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, उसके बाद देश के अंदर कैसी विभत्स स्थिति पैदा होगी। और अमेरिका कौन होता है हमारी देश की अर्थनीति को और हमारे देश को इस तरह डिक्टेट करने का? हम तो नहीं वो करेंगे।
हम तो कहेंगे अपने प्रधानमंत्री महोदय से कि भक्तों को कहिए कि जो भजन कीर्तन किया है उनके खिलाफ जो है अनुष्ठान दूसरी प्रकार के करें, और ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को भैया गद्दी से उतारो और किसी सेंसिबल आदमी को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाओ जिससे इस प्रकार के विध्वंस की बातें वो ना करे। जी बिल्कुल, ये तो अब अमेरिकी जनता को तय करना है और अमेरिका में भी इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद उन्होंने एक बिल पेश किया है पार्लियामेंट में कि डोनाल्ड ट्रंप को जो ये वार से संबंधित जो फैसले लेने की पावर है वो पावर इनकी वापस ली जाए, क्योंकि ये बहुत मनमाने तरीके से देश को बर्बाद करने पर देश को और सैनिकों को मौत के मुंह में झोंकने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं आपसे इस कार्यक्रम में कि जो भू राजनीतिक स्थितियां बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब तुर्की ने सीधे सीधे कह दिया कि इजराइल अगर हमला करेगा ईरान पर तो हमारा हमला होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इधर अब अमेरिका के इस नेवल ब्लॉकेड के बाद जिस तरीके से अब चीन, रूस, स्पेन ये सारे के सारे देश एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो किस तरह की स्थितियां पश्चिम एशिया में आप बनती हुई देख रहे हैं? 2 हफ्ते का युद्ध विराम है लेकिन उसको तोड़ ही दिया आप वहां ब्लॉकेड करके। तो क्या कुछ लग रहा है कि युद्ध विराम ये कम से कम जो 2 हफ्ते का है वो चलेगा, या फिर इस दौरान ही कुछ युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं, या ट्रंप साहब फिर से अपना ये फैसला वापस लेंगे? अभी तक केवल ये उसको धमकी ही दे रहे थे और आखिरकार जब चीन और रूस भी दिखाई पड़ रहे हैं कि वो सामने पड़ जाएंगे, तब फिर वो क्या कुछ करेंगे? देखिए, उचित तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाएं और इस प्रकार का कोई भी अनर्गल प्रयास न करें और विश्व में शांति हो जाने दें। यह बिल्कुल पक्की बात है कि आज के तारीख में जिस तरह की स्थिति उस क्षेत्र में बनी हुई है और जैसे पूरे विश्व की प्रतिक्रिया आई है, पूरे विश्व की सहानुभूति, चाहे वहां के राष्ट्राध्यक्षों की एब्स्टीन फाइल में नाम होने की वजह से कोई मजबूरी हो, लेकिन हर देश की जनता आज के तारीख में अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई है। आज अगर प्रेसिडेंशियल पोल आप अमेरिका में दोबारा करा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप खड़े होने लायक स्थिति में नहीं बचेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से अमेरिका की भद बिटाई है और बेइज्जती की है और जिस प्रकार के अनर्गल स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे सीनेट से ये प्रस्ताव पास कराने के बजाय पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का मानसिक परीक्षण करा लिया जाए कि क्या ऐसी मानसिक स्थिति में है कि वो अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र, क्योंकि कल उन्होंने कोई न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो और विश्व के लिए बवाल मच जाएगा। तो पहले उनका मानसिक परीक्षण हो जाए, अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो निर्णय लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार का निर्णय वो ले रहे हैं और जिस प्रकार विश्व को विध्वंस की ओर ले जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर शांति होगी तो ईरान के टर्म्स पे होगी, वरना शांति नहीं होगी। ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है कि उसने विश्व के हर देश को चैलेंज कर दिया है। पूरा विश्व चाहता है कि विश्व के अंदर शांति हो और केवल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपनी मजबूरी की वजह से विश्व को अशांति की ओर और युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। विश्व बचेगा कि नहीं बचेगा, ये पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये केवल इस बात पे निर्भर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि आती है या नहीं आती। बिल्कुल, सद्बुद्धि आती या नहीं, क्योंकि चारों तरफ से उनको सद्बुद्धि आए इसकी कोशिशें की जा रही हैं, वैश्विक स्तर पर भी, इसके अलावा उनके अपने देश में भी उनको बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, उनकी अपनी सेना के अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सद्बुद्धि आती दिखाई कहाँ पड़ रही है? सेना तक के शीर्ष अधिकारी को जबरन रिटायरमेंट लेने के लिए बाध्य कर दिया गया, दर्जनों शीर्ष बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में सद्बुद्धि कब आएगी इसको ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब एक तरफ कोशिश ये ज़रूर हो रही है अमेरिका की ओर से, जाहिर सी बात है कि ट्रंप चाह रहे होंगे तभी वो कोशिश हो रही है कि वार्ता फिर से हो, और फिर से वार्ता हो तो शायद अब कुछ उसमें निकल कर आ जाए। कितनी संभावना दिखाई पड़ रही है कि युद्ध विराम के दौरान आप खुद युद्ध विराम तोड़ रहे हो, उसकी शर्तों को तोड़ रहे हो, और फिर भी आप वार्ता की मेज़ पे आने को तैयार हो? क्या ईरान आएगा दोबारा वार्ता पे? हालांकि ईरान ने कहा है कि हमको वार्ता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात वही है कि हम अपनी शर्तों पर ही वार्ता करेंगे, अपनी शर्तों पर ही कोई समझौता करेंगे। नहीं, देखिए, ये दोनों संदेश जो हैं, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ये स्वतः ही चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो आप युद्ध विराम को तोड़ रहे हो और दूसरी तरफ वार्ता की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है आपकी दिली इच्छा है किसी तरह फेस सेविंग हो जाए। अच्छा, एक शर्त तो बिल्कुल बेईमानी है जो सबसे आपकी टॉप शर्त थी
कि वहां पे रिजीम चेंज करना है। अब आप खुद ही फंस गए, कह रहे हैं कि नहीं रिजीम हमने चेंज कर दी। अब बहुत ज्यादा कट्टर लोग नहीं है। पहले कहते थे कि जो खाइमानी साहब थे उनसे ज्यादा ये वाले जो हैं वो ज्यादा कट्टर हैं, हम कहते हैं उनसे कम कट्टर हैं। पहले तो ये निर्णय ले लो कि कौन ज्यादा कट्टर है, कौन कम कट्टर। दूसरी बात, आप न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब उन्होंने आपकी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने कह दिया वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाह रहे, और वो खुद ईरान कह रहा है कि हमारे उसके दीन के खिलाफ है, और हम कह रहे हैं, हम एफिडेविट दे रहे हैं, हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो आखिर आपने जो ये उत्पात मचाया हुआ है, ये काहे के लिए उत्पात आपने अमेरिका ने मचा रखा है, इजराइल ने मचा रखा है? भाई नेतन्याहू ने अगर कोर्ट के अंदर उन पे क्रिमिनल केस चल रहा है और उनको खतरा है कि उनको जेल किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप पे भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, एप्स्टीन फाइल का मसला है, और आपको भी जेल जाने की नौबत आ रही है, तो आपको जेल से बचाने का ठेका क्या पूरे विश्व ने ले रखा है कि भुगते हैं हम जेल, आप जाएं न जाएं, निर्णय लेना है आपके देश को, और भुगते हैं हम भारतवासी जबरदस्ती के लिए? तो ये बात बिल्कुल, जो अभी बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहा है वहां की जनता भी समझ ले, ये नोट कर ले, जिस दिन वोट देके आएंगे आप, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग भी परेशान हो जाएंगे, बुरी हालत में हो जाएगा। अभी तो हमारे क्षेत्र में केवल फैक्ट्री के वर्कर स्ट्राइक पे नहीं आए समीर आत्मा जी, अभी ये लखनऊ में भी होगा। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज के मेड्स हैं वो भी सड़कों पे आ गई हैं, उन्होंने कहा हम काम करने नहीं जाएंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अच्छा, जो बेचारा देने वाला है पैसा उसकी भी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, उसके लिए भी महंगाई बढ़ रही है। भाई हम कोई अलग तो है नहीं, हम कोई वो फैक्ट्री के मालिक तो है नहीं जो शाम को 5 पैग विस्की का लगाते हैं और 4-4 फॉर्च्यूनर हमारे यहाँ खड़ी है। मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन जब हमारी मेड्स कहेंगे कि भैया हमारी तनख्वाह 50% बढ़ाओ, मानी बात है हम भी समस्या में आएंगे। तो पूरा मिडिल क्लास, टोटल लोअर क्लास को इस समय बर्बादी के कगार पे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बढ़ा दिया। तो ये खबर आपको मिली होगी, नोएडा के अंदर, भिवाड़ी के अंदर, फरीदाबाद के अंदर हर जगह सोसाइटीज की मेट्स कह रही हैं कि हम इस काम नहीं करेंगे, जब तक काम करने नहीं जाएंगे, जब तक हमारे तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। हमारे जो फल सब्जी वाले हैं उन्होंने दाम बढ़ा दिए। उनसे पूछे यार तुम कौन सा तेल और गैस यूज करते हो, तुम काहे बढ़ाए, अभी कौन सा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया? नहीं नहीं साहब, वो युद्ध हो रहा है इसलिए बढ़ा दिया। हर आदमी जो है दाम बढ़ाए चला जा रहा है। अच्छा, जो देने वाला है जिसको, वो अपनी खरीदारी कम कर देगा। जो खरीदारी कम कर देगा तो जीडीपी भी खत्म हो जाएगी, और जो बेचने वाला है उसकी भी बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल एक इतने जंजाल में, चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप ने हमको फंसा दिया है। भैया इनके मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण करा के इनको थोड़ा सा योगा वोगा, रामदेव जाके, रामदेव को 2-4 महीने के लिए अमेरिका भेज दें, उन्हें योगा कराएं, बड़ा कपाल भाती और पता नहीं भस्त्रिका क्या कौन कौन से आसन बताते हैं। हमारे देशवासियों ने सीख लिया, हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। आप जाइए डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा योगा कराइए और उनका स्वास्थ्य ठीक करिए। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया। जिनके लिए हमारे देश के भक्तों ने भजन कीर्तन कराया, जिनके लिए मोदी जी ने कन्वेंसिंग की है, वो मानसिक रूप से पूर्णतः अस्वस्थ हो गए। पर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अमेरिका के लोग भी इस बात से चिंतित हैं। अमेरिका के लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अगर वो उतर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क में करीब 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस लड़ाई के खिलाफ थे। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बहुत ही रोचक उसमें जानकारी मिली, हालांकि खबरें उससे संबंधित हम लोग लगातार देख रहे हैं। एक सर्वे देखा, वो 1300-1400 लोगों पर ही किया गया था, बहुत बड़ा सैंपल साइज उसका नहीं था, लेकिन उस सैंपल साइज की खासियत ये थी, इजराइल में किया गया, उसमें खासियत ये थी कि उस करीब 1000 के से ज़्यादा लोग उसमें इजरायली मूल के थे और 250-300 लोग करीब उसमें अरब मूल के थे। इनके ज़रिए उस सर्वे किया गया कि कितने लोग चाहते हैं कि जो ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ा है इजराइल ने, वो सही है या गलत है। 39% लोगों ने कहा ये सही है, लेकिन 42% लोग वो थे जो कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल गलत है, कोई ज़रूरत इस लड़ाई की नहीं थी। यानी ये चीज़ ये दिखा रही है कि केवल ट्रंप के ख़िलाफ़ ही नहीं, इजराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी कितना बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, विरोध उनका हो रहा है। लेकिन यही विरोध, इस विरोध से निपटना या इसको किसी तरीके से इस विरोध को कम करना, इस लड़ाई को बनाए रखना भी उनकी मजबूरी है। क्या यही एक वजह है? क्योंकि ट्रंप की भी जो धमकियां बार बार आ रही हैं, ऐसे ही लग रहा है कि लड़ाई चाहते भी नहीं कि बहुत लंबी, बहुत एक खतरनाक लड़ाई हो, लेकिन ये चलती रहे, उलझे रहे किसी तरीके से। नहीं, वो स्थिति तो देखिए हो नहीं सकती ना, क्योंकि ईरान के पास
हॉर्मुज का एक ऐसा तंत्र है जिसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुश्किल होगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। भाई इसके बेहतर तो ये था कि भैया टोल के बारे में थोड़ा कर लिया जाता, थोड़ा कम कर दो भाई, थोड़ा रिड्यूस कर दो, जिससे पूरा गैस का संकट जो पूरे विश्व के अंदर खड़ा हो गया वो खत्म हो। सैंक्शन हटा लेते ईरान से, रूस से सैंक्शन हटा लेते और उसके बाद एक समझौता हो जाता, कंप्लीट पीस हो जाती। लेबनान के ऊपर अटैक भी ना करते, यमन के ऊपर भी ना करते, यमन और लेबनान भी उनके ऊपर ना करते, क्योंकि लेबनान भी अच्छा खासा अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है। तो ये युद्ध जो है वो रूस यूक्रेन वाला नहीं है, ये इजराइल और फिलिस्तीन वाला नहीं है। ये युद्ध बहुत भीषण है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसमें फंस गया है और क्योंकि इसमें बड़े बड़े योद्धा पहलवान जो हैं दोनों तरफ से खड़े हुए हैं। खैर अमेरिकन लॉबी में तो अब कोई पहलवान नहीं है, पूरा यूरोप ने हाथ झाड़ लिया है। अब तो केवल इजराइल अमेरिका बचे हैं, उधर दो ही लोग बचे हुए हैं लंगोट पहन के खड़े हुए हैं, और इधर पूरा विश्व खड़ा है, पूरी विश्व की जनता खड़ी है। तो अंतिम देखिए वो जो अपना समर्पण है वो अमेरिका को ही करना पड़ेगा, इजराइल को भी करना पड़ेगा। जितना लंबा इसको खींचेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन चलिए डोनाल्ड ट्रंप सब जाने, उनका काम जाने। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेता विश्व को बचाने के चक्कर में दोनों बर्बादी की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। सबसे जो मुश्किल जो एक सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि हैरानी की बात है या ख़तरनाक बात है वो यही है कि पूरी दुनिया इसमें मुश्किल में दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर अब जिस तरह से कोशिश की जा रही है ट्रंप की ओर से, वो चाह रहे हैं कि उसको पूरी तरीके से घेर दें, उस एरिया पर, उस इलाके पर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। अब ये बार बार अपने मकसद को बदल रहे हैं, बार बार अपनी योजना को बदल रहे हैं, बार बार अपनी इच्छा को बदल रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका दिख रही हैं चीज़ें, कई बार ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ईरान से वो लड़ाई तो अब नहीं लड़ पा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी पूरी तरीके से फ्लॉप दिखाई पड़े हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि अब ईरान ने शर्त रखी है, ऑफ द रिकॉर्ड ये खबरें चल रही हैं ईरान की मीडिया में भी और वेस्टर्न मीडिया में भी, कि ईरान अब इस्लामाबाद में वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए नहीं तैयार होगा कि जेडी वेंस साहब आए हुए थे जब, उस दौरान पूरी तैयारी शायद ये थी कि उसमें ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है, उस प्रतिनिधिमंडल उस पर खतरा था और खतरे की वजह से ही ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अपना रास्ता बदला। उन्होंने वो सतर्क थे और वो जो पहले उनकी प्लानिंग थी उस प्लानिंग से बिल्कुल अलग हटकर उन्होंने अपनी योजना को क्रियान्वित किया है। उसको देखते हुए अब ये जगह भी बदली जाएगी। अगर ये जगह बदली जाती है और अगर ईरान चाहेगा, ईरान अड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये जगह बदली जाएगी। तो ये तो पाकिस्तान के लिए जो अभी तक बन रहा था कि वो बहुत बड़ा मध्यस्थ है, ये उसको फिर एक झटका लगेगा। जो इतनी कवायद उसने की, एक वार्ता उसने संपन्न भी करा ली। देखिए पाकिस्तान तो एक तरह का अमेरिका का पिट्ठू है और जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं भारत की तुलना में वो उनको पाकिस्तान को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये तो एक प्लॉय था, एक षड्यंत्र था अमेरिका को कि उन्होंने समझौते की बात पाकिस्तान के अंदर की थी। देखिए हमारे प्रधानमंत्री के और भारत के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान भी कहता है कि हमारे संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। जब तीनों से संबंध अच्छे हैं तो दिल्ली में पीस वार्ता करा दीजिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के सब अपने धर्म को, अलग अलग धर्म को मानने वाले अपने अपने इष्टों से प्रार्थना करेंगे, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर किया था, और ईरान इस बात को जानता था कि पाकिस्तान एक ऐसा विश्वस्त कंट्री नहीं है और न्यूट्रल कंट्री नहीं है, वो तो एक प्रकार से अमेरिका का एजेंट बन के बैठा हुआ है। तो लेकिन चलिए भारत को मेरे ख्याल से इस पे आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री की और भारत का बिल्कुल उपेक्षा कर रहे हैं। यहां तक कि ईरान का सवाल है, ईरान बिल्कुल कहता है अमेरिका से अगर ये प्रस्ताव जाएगा भी ईरान को कोई आपत्ति नहीं होगी, इजराइल को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भैया उनका पेगासस हमारे देश के लोगों ने खरीद रखा है, एप्स्टीन फाइल, तो वो भी उनके पास सूत्र हमारे लोगों के हैं ही, अमेरिका को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से एक विश्वसनीय देश को समझौता कराने के लिए मध्यस्थ, लेकिन अब वो हमारे जयशंकर साहब कह चुके हैं मध्यस्थता जो है दलाल कराते हैं, उन्होंने ही अपने लिए एक परेशानी क्रिएट कर ली है। वरना मध्यस्थता तो भैया बलवान लोग कराते हैं, जो ज्यादा लोग उनको मान्य होते हैं, जो एक्सेप्टेबल होते हैं, वो मध्यस्थता कराते हैं। उन्होंने कह दिया दलाल मध्यस्थता कराते हैं। अब ये जयशंकर साहब का और ये जितने हमारे देश के मंत्री हैं
इनको भगवान पता नहीं काहे मोदी जी ने वो बना रखा है मंत्री। ये भैया आईएएस अफसर थे, आईएफएस अफसर थे, रिटायरमेंट ले 1.5 लोग इनको 1.5-2 लाख रुपए की पेंशन मिलती है, आराम करें, मस्ती करें, काहे देश को बर्बाद करने में जुटे हुए। हाँ बिल्कुल, और यहाँ की मध्यस्थता को लेकर दलाली कह रहे हैं, लेकिन भारत ने तो खैर उससे अपने हाथ खींचे ही नहीं लिए, बल्कि एक जो संभावना थी एक उसको ख़त्म कर दिया है। पर अगर ये जगह बदली जाती है वार्ता की, तो ये पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक होगा, चूँकि ये इस बात से बदली जा रही कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल अपने को खतरे में बता रहा है या उस खतरे की आशंका के चलते। लेकिन क्या इस तरह की संभावना, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या वास्तव में ये इसको समझा जाए, माना जाए कि ऐसा हो सकता था? क्या अमेरिका ये काम कर सकता था कि आने वाले प्रतिनिधिमंडल को वो उनकी जान के लिए खतरा बन जाए? देखिए, ये तो पूरी खबर है, उस समय खतरा ना होता शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उस समय कोई गड़बड़ ये लोग करते तो विश्व के अंदर जो पूरा नैरेटिव था वो चेंज हो गया होता। लेकिन ये बात बिल्कुल पता है कि ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उनको ट्रैक किया जा रहा था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार से उनको ट्रेस किया जा रहा था कि जब वो ईरान वापस लैंड करते तो उन पर अटैक हो जाता। ये तो षड्यंत्र आज के तारीख में बिल्कुल जग जाहिर है। पाकिस्तान की भूमि पे न करते, इसलिए न करते कि उसके बाद वो एक्सपोज हो जाते और आज के तारीख में जो 10-15% लोग उनके साथ सहानुभूति रखते हैं वो भी ना होते, क्योंकि दूतों पे कभी भी अटैक नहीं होता है, हजारों साल की हमारी परंपरा है। जी हाँ। अगर दूत आके कोई संदेश देने आता है, लेकिन खैर पहले भी इस तरह के लोग थे जो दूतों पे आक्रमण कर देते थे, तो इजराइल अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका केवल एक डिजाइन है, किसी भी प्रकार से ये शामिल करना कि वही विश्व के गब्बर सिंह है और उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन इस बार गब्बर सिंह को पकड़ लिया है ईरान ने अच्छी तरह से, और हमारे देश की जनता और पूरे विश्व की शांति को मानने वाली जनता का ये अपना अपना इबादत है, अपनी अपनी प्रार्थना है कि ये ईरान इसमें जीते और ये गुंडागर्दी खत्म हो। यानी वो साबित करने तो आए थे कि हम पूरी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन साबित कुछ और हो गया। ईरान ने उनकी इस पूरी योजना पर, पूरी आकांक्षा पर पानी फेर दिया है पूरी तरीके से, ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ ये रणनीति है, इसको ब्लॉकेट करना, उसके बाद फिर वार्ता की कोशिश करना, और क्या कुछ करते हैं। लेकिन बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी चीज़ें, और पूरा का पूरा पूरी शक्ति, ताकत, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं अमेरिका की। बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा झटका लगा है, ये तो तय है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत सारी आपने जानकारी दी। और अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, चूंकि ये अब पश्चिम एशिया एक ऐसा केंद्र बन गया है जो पूरी दुनिया के लिए एक इस समय बहुत एक मुश्किल घड़ी में है, और पूरी दुनिया भी उससे परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अब उसके ब्लॉकेड को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन और रूस की जो चेतावनियां आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ अभी तक केवल 2 और 3 देश आपस में भिड़े हुए थे, यानी अमेरिका, इजराइल, ईरान के खिलाफ लड़ रहे थे। अब इस लड़ाई में कहीं और देश तो नहीं शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अगर अपनी इस बात पर अड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये दूसरे देशों को युद्ध के लिए आमंत्रण देने जैसा ही होगा।